नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आपको किसी भी स्टेट से अगर आप पीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसकी बहुत ही विधिवत तैयारी कराई जाती है। जैसा कि आप मेरे अन्य क्लासेस को देख सकते हैं। यहां पर अगर आप चाहे यूपी से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, हरियाणा से, बिहार से, किसी भी राज्य से आप अगर जो है पीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं 2023 या 24 में जो आयोजित होने वाले हैं अन्य राज्यों द्वारा, तो उसकी यहाँ पर संपूर्ण तैयारी आपको देखने को मिलेगी। आज साइंस का पहला क्लास जो है यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहा है और यहाँ पर आप वही प्रश्न देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए या जिन्हें आयोग पूछता है, यानी जिन लेवल के प्रश्न को पूछता है उन्हीं को मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। साथ ही साथ अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं जो यूपी पीएससी द्वारा निकाला गया है यानी उत्तर प्रदेश में, तो उसकी भी यहाँ पर संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। आप उसके प्रीवियस ईयर पेपर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने इस चैनल पर डाला हुआ है। तो चलिए समय न गवाते हुए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आज प्रश्न के खजाने में। तो यहां पर पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सूक्ष्म जीवों को कुल कितने वर्ग में विभाजित किया गया है। आप कभी भी अगर जितने भी अलग अलग स्टेट से यहां पर एग्जाम दे रहे होंगे, आप देखेंगे कि प्रश्नों को जो पूछता है बहुत ही बेसिक लेवल पूछता है, वो बहुत हायर नहीं जाता, वो अपना लेवल 10 तक रखता है। लेकिन वो जो क्वेश्चन पूछता है वो मेनली दो चीजों पर जाता है। एक एप्लीकेशन यानी उसका कि इस चीज का यूज कहां पर होता है, किस फंडामेंटल तरीके से ये काम में आ सकता है। दूसरा होता है बेसिक चीजें कि अगर ये चीज बनी तो इसका बेसिक फंडा क्या था। जैसे सूक्ष्म जीव है, अब सूक्ष्म जीव को कितने वर्ग में विभाजित किया गया, बहुत ही बेसिक चीज है, ऐसे प्रश्न पूछता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर उठा के देख लीजिए फिर मुझसे बताइए। तो चलिए, जितने लोगों ने यहाँ पर क्या चार जवाब दिया सही कर लिया। चार क्या होता है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और कुछ एल्गाई। ठीक है, तो चार कौन से होते हैं, देखिए मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और कुछ एल्गाई होते हैं। एल्गाई में सारे नहीं होते, एल्गाई में कुछ होते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां पर ये चीज जान लीजिएगा। ओके, और इन्हीं में देखिए, इन्हीं में कुछ आपके जो है सिंगल सेल्ड होते हैं, कुछ यहां पर जो है मल्टी सेल्ड होते हैं। ठीक है, कुछ सिंगल होते हैं, कुछ मल्टी होते हैं। अब इन्हीं चारों में अगर आप देखेंगे तो चारों में क्या है, केवल कुछ एल्गाई को छोड़ के, जो यहां पर एल्गाई आपको मैंने बताया था, कुछ एल्गाई को छोड़ करके बाकी, और फंगी को छोड़ करके, एल्गाई और फंगी को छोड़ करके, फंगी और एल्गाई को छोड़ करके कुछ जो है, ठीक है, सम एल्गाई एंड फंगी। ओके, सम एल्गाई एंड फंगी। ठीक है, देखिए मैं हिंदी इंग्लिश थोड़ा मिक्स पढ़ाऊंगा जिससे आप लोग को समझ में आए, क्योंकि साइंस अगर मैं केवल हिंदी में पढ़ाऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए तो यहां पर कुछ एल्गाई और फंगी को छोड़ करके बाकी सभी क्या सिंगल होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और एक चीज जान के चलिए, ये जितने भी सूक्ष्म जीव है, ये चारों, ये किसी भी इन्वायरमेंट में खुद को सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि बहुत ही बेसिक प्रश्न कि ये किस इन्वायरमेंट में खुद को सर्वाइव कर लेते हैं, देखिए किसी भी इन्वायरमेंट में खुद को सर्वाइव कर लेते हैं, ये आपकी बेसिक पॉइंट है। ठीक है, आप बहुत जब डिटेल में पढ़ते हैं तो होता है कि मॉइस्ट में क्या होता है, हल्का ड्राई हो क्या होता है, हमें उसमें नहीं जाना, क्योंकि हमसे वो प्रश्न आयोग पूछता ही नहीं है। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसका जवाब दीजिए क्या होगा। स्ट्रेप्टोमिसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन संबंधित है वायरस, बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक या फिर फंगस। आप जवाब दीजिएगा। चलिए भैया जवाब दीजिए, यहां पर क्या हो सकता है। तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया है, एंटीबायोटिक। जी भैया, तुमने क्या एंटीबायोटिक जवाब दिया, वो सही कर। देखिए एंटीबायोटिक की खोज जो है आपके करीब करीब 1929 में, हाँ 1929 में, जितना मुझे याद आ रहा है 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और सबसे पहले कौन सी भैया जो है आपकी बनाई गई थी, पेनिसिलिन। क्या था, पेनिसिलिन जो है सबसे पहले आपकी एंटीबायोटिक थी जो बनाई गई थी। ठीक है, और आप जानते हैं कि एंटीबायोटिक की वजह से आज हम लोग कितना सर्वाइव कर रहे हैं ना। पहले के लोग को बुखार की वजह से यार मृत्यु हो जाती थी। अभी आप कोरोना देखिए तो अभी वायरल, उसमें भी देखिए आपको बुखार आता था, लेकिन वो एक अलग बीमारी थी। लेकिन पहले समय जिस जिस हम लोग बुखार को नॉर्मल लेकर के आगे बढ़ जाते, पहले उसकी वजह से लोग बीमार होकर मर जाते थे। तो एक एंटीबायोटिक जो 1929 में आपका हुआ, बहुत ही ज्यादा हुआ। और देखिए एंटीबायोटिक जो है बनते किस, ये फंगी या बैक्टीरिया से बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे ख्याल से कितने लोग जानते नहीं होंगे, ये फंगी या फिर क्या है, बैक्टीरिया से बनते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया या फंगी से बनते हैं। ठीक है, लेकिन जो वायरस होता है ना, वायरस पे एंटीबायोटिक काम नहीं करता। जब भी आपको कोई बीमारी अगर वायरस की वजह से होगी तो उस पर एंटीबायोटिक आपको काम करता हुआ नहीं दिखेगा। ये पॉइंट आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, चलिए
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा बताओ, स्मॉल पॉक्स की खोज जो है किसने की थी? देखिए स्मॉल पॉक्स में यहां पर लिख दे रहा हूं 1798 के करीब। कब? 1798 के करीब जो है इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है, ये देखिए मैं जो एक क्लास ले रहा हूं ना डियर, मैं यहां पर आपको प्रैक्टिस सेट तो कराऊंगा, लेकिन मैं साथ ही साथ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताता चलूंगा जहां से आयोग प्रश्न पूछने की पूरी संभावना रखता है। तो अगर आप लोग एक छोटा सा काम करेंगे, कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे ना, तो आप लोगों को खुशी मिलने वाली है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड किससे संबंधित है? आप इसको जवाब दीजिए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अभी ये शुरुआत हुई, अभी आप देखा करिए क्या कुछ होने वाला है। तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया, नाम सुन के पहली बार सुन रहे हो तो मेरे डियर, इसका सही जवाब है संरक्षित, जिसे इंग्लिश में प्रिजर्वेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव से आप समझ कि इसका प्रयोग क्या होता है। प्रिजर्वेटिव वो होते हैं जिनका प्रयोग चीजों को, यानी कि कोई भी वस्तु को संरक्षित रखने से लॉन्ग टर्म तक वो नुकसान ना हो, उसकी जो अवधि है वो बढ़ जाए। जैसे हम लोग तमाम चीजें खाने पीने उसको प्रिजर्वेटिव के द्वारा लॉन्ग टर्म तक, जैसे अचार के लिए क्या करते हैं, अचार में हम लोग तेल डाल देते हैं। ठीक है, हम लोग ऐसे तमाम चीजें करते हैं, जैसे शुगर हो गया, ऑयल हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, ऐसी तमाम चीजें होगी, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसका करते हैं। विनेगर का भी प्रयोग किया जाता है आपके जो है प्रिजर्वेटिव के लिए, तो इसलिए इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न इतना बड़ा है, थोड़ा देखिए। पश्चुरीकरण के संबंध में सत्य कथन है। चलिए बताइए भैया, मैं दिख रहा हूं। चलो प्रश्न थोड़ा बड़ा था इसी चक्कर में। तो इसमें से चारों में से एक कथन सत्य है, बताइए कौन सा होगा? चलिए जवाब दीजिए, क्या हो सकता है? थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है, इसलिए आपको पूरा बोर्ड में दे रहा हूं। 1 घंटे तक गर्म करना, 70 सेंटीग्रेड 30 मिनट तक, 70 सेंटीग्रेड 15-30 सेकंड तक, और 100 सेंटीग्रेड 30 मिनट तक गर्म करना। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या सी जवाब दिया है वो सही करें। देखिए इंग्लिश में इसे क्या पैस्चराइजेशन कहते हैं। आप पैकेट में जितना भी दूध पाते हैं, जितना भी दूध आप यूज कर रहे हैं माय डियर, सब पैस्चराइज्ड मिल्क लिखा होगा, आप कभी भी पैकेट पर देखिएगा। क्यों? क्योंकि वो जो है पैस्चराइज्ड है। इसमें क्या होता है, इसमें 70 सेंटीग्रेड पर दूध को 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद उसे तुरंत स्टोर कर दिया जाता है। तुरंत इसके बाद इसी टेम्परेचर पर इतने देर के बाद उसे स्टोर किया जाता है, और इसी स्टोर्ड जो है मिल्क को बाद में पैकिंग कर करके सप्लाई किया जाता है, जिससे 2 से 3 दिन तक, अधिकतम मेरे ख्याल से 2-3 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता, मार्केट में बेचे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर अगला प्रश्न है, लुई पास्टर से संबंधित आविष्कार निम्न में से कौन सा है? लुईस पास्टर। ठीक है, चलिए बताइए इनसे संबंधित आविष्कार कौन कौन सा है माय डियर, बताइए। पाश्चुरीकरण, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही आसान सा प्रश्न, जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब किया था ए और बी दोनों। देखिए भैया आप लोग एक वर्ड सुने होंगे, फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन जो लोग, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो वही हिंदी वर्ड है किसका, आप किसी किण्वन का। और पॉस्चराइजेशन अभी मैंने चर्चा की है। इन दोनों की खोज जो है लुई पास्चर ने की थी। फर्मेंटेशन की खोज उन्होंने 1857 में की थी। अब फर्मेंटेशन यानी किण्वन है क्या? किण्वन भैया क्या होता है, जो आप लोग क्या कहते हैं इसे, एक मिनट मेरी बात रुकिएगा। जो शुगर नहीं होता है, शुगर को जो हम लोग एल्कोहल में बदलते हैं वो फर्मेंटेशन कहलाता है। शुगर है उसे जो हम एल्कोहल तो एवरीथिंग नो ना, एवरीवन नो ना। हाँ, और पश्चुरीकरण क्या होता है अभी मैंने बताया, कितने सेंटीग्रेड पर कितने सेकंड तक, फिर क्या किया था। तो इन दोनों की खोज जो है लुई पास्टर जी ने ही की थी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, प्रथम पूर्णतः सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? फाइबर। अब देखिए यहाँ पर जब फाइबर की बात हो रही है तो आप लोग जानते हैं आपका जो कॉटन होता है, कॉटन में जो पॉलीमर होता है वो किसका, सेलुलोज का होता है। ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, सेलुलोज का होता है। ये जो आप लोग नेचुरल कॉटन की मैं बात कर रहा हूं, नेचुरल कॉटन की बात कर रहा हूं माय डियर। और उसमें क्या होता है, उसमें आप देखेंगे तो ग्लूकोज यूनिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज यूनिट्स जो है उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अगर जिनको बेसिक, इतना मैं बेसिक से बता रहा हूं ना डियर, कि अगर आप लोग किताब नहीं भी खोले ना, आपको किताब खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बताओ प्रथम पूर्णतः सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? आपको पता है सिंथेटिक फाइबर बहुत सारे, लेकिन मैं प्रथम की बात कर रहा हूं। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है,
नायलॉन। जितने लोगों ने क्या नायलॉन जवाब दिया है वो सही कर ले। देखिए आपका अगर देखेंगे मार्केट में या पहले जो आया था रेयान था, लेकिन रेयान क्या था पूर्णतः नहीं था। ये जो है वुड पल्प, वुड पल्प माने जो लकड़ी का पल्प बनता था उसमें जो है रासायनिक क्रिया करके इसे सिंथेटिक यानी क्या कृत्रिम रूप फाइबर बनाया जाता था। लेकिन यहाँ पर प्रथम अगर आप बात करेंगे तो नायलॉन था। ठीक है, नायलॉन जो है यहाँ पर प्रथम ऐसा था। और देखिए ये पता है आपसे प्रश्न पूछ भी सकता है कि निम्न में से कौन सा फाइबर है जो स्टील वायर से ज्यादा मजबूत होता है, तो नायलॉन ही है। जो आपका स्टील वायर होता है, ठीक है, पतला वाला, उससे ज्यादा मजबूती इसमें पाई जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि ये फाइबर मजबूत भी होता है, ये तो आप समझ गए होंगे। ये चमकीला भी होता है, आप इसकी गुण जान लीजिए, चमकीला होता है, मजबूत होता है, आसानी से धो सकते हैं और काफी दिन तक चलता भी है। तो ये सारी जो है इसकी खासियत होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर में सिकुड़न आसानी से नहीं आती? चलिए बताइए भैया कौन से में सिकुड़न आसानी से नहीं आती, जवाब दीजिए। क्लास अच्छी लग रही है ना, ऐसी सारी क्लासेस मिलने वाली। ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए इसमें सिकुड़न आसानी से नहीं आती। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, पॉलिस्टर। जी भैया डी, इसका जितने लोगों ने क्या पॉलिस्टर जवाब दिया है वो सही कर ले। पॉलिस्टर ऐसा है डी है जिसमें आसानी से सिकुड़न, ये क्रिस्प होता है, क्रिस्प माने कड़ा रहता है। ठीक है, एक कड़े टाइप में रहता है और इसीलिए आप लोग देखते होंगे इसका उपयोग भी थोड़ा हम लोग ज्यादा देख रहे हैं। और जैसे इसी से क्या कहते हैं, टेरिलीन जानते हो, टेरिलीन नाम सुने हो, वो इसी पॉलिस्टर से ही निकला हुआ है टेरिलीन। ठीक है, अगर टेरिलीन आपको दिखाई दे तो आप जान लेना कि ये किससे संबंधित है, आपके पॉलिस्टर से संबंधित है। ठीक है, आप लोग पेट जानते हो, पेट जिससे प्लास्टिक बनता है, पेट ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ये भी आपके जो है इसी समूह से संबंधित है, पॉलिस्टर समूह से। ठीक है, आप लोग उसके बाद से पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट ये सारे जो देखते हैं ना, ये सब इसी से पॉलिस्टर से ही निकले हुए। ठीक है, तो ये भूलना मत, क्या पॉलीकॉट, टेरिकॉट, पॉलीवुल। पॉलीवुल में क्या हो गया, पॉलिस्टर प्लस वुल, और पॉलीकॉट में क्या हो गया, पॉलिस्टर प्लस कॉटन। समझ गए ना आप लोग कि कैसे पॉलीकॉट और पॉली हुआ है। देखिए मैं इसीलिए बोलते चल रहा हूं, कुछ भी चीज छोड़ नहीं रहा हूं, बस जरूरत आपको क्या है समझने की, ध्यान से पढ़ने की। अगला प्रश्न, कृत्रिम फाइबर के संबंध में कौन सा असत्य कथन है, बताइए। असत्य कथन आप लोग को बताना है, जवाब दीजिए क्या होगा। बहुत ही आसान सा जवाब है डियर, पूरी बोर्ड आपके सामने, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहां पर क्या दिया है, बी। देखिए भैया यहां पर बी पूर्णतः गलत है। जो आपका कृत्रिम फाइबर होता है ना, वो जब गर्म होता है तो पूर्णतः जलता नहीं है वो। एक मिनट, ये क्या हो गया, वो पूर्णतः जो है जलता नहीं है, पूर्णतः नहीं जलता है, पहले वो पता है पिघलता है, पिघल करके वो जो है जलता है, जल जाएगा, लेकिन सीधे नहीं, पूर्णतः सीधे नहीं, क्या लगा सीधे पूर्णतः जल जाते हैं, नहीं पिघलते हैं पहले, चिपकते। इसलिए पता है ये आपका सी पॉइंट आप देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या लिख रहा होगा, ये मनुष्य के शरीर पर गर्म होने पर चिपकते हैं। बिल्कुल बात सही है। इसीलिए देखिए जो आपके यहाँ रेडीमेड जो कपड़े पहन रहे हैं, आप देख रहे हो जब आग वाग लग रही है तो बदन पे कपड़े चिपक जाते हैं, उसको डॉक्टर के पास ले जाए तो डॉक्टर बहुत ध्यान से निकालते, उसमें चमड़े भी चिपके रहते हैं हीट की वजह से, वो अलग चीजें हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे चीजें होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने टेरुलिन, यहाँ पर जितने लोगों ने नाम सुना देख लीजिए, एक महत्वपूर्ण पॉलिस्टर, ये पॉइंट अभी मैंने पीछे ही बताया था। ठीक है, चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से आकार बदल लेता है। अब मैं कितने स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में ये प्रश्न देख चुका हूं, लोअर पीसीएस, जो भी पीसीएस एग्जाम्स, पीएससी एग्जाम्स कराते हैं, आरओ तैयारी कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। वो बहुत नहीं खेलता है, 10-12 क्वेश्चन आरओ वाले पूछते हैं, ऐसे पूछ लेता। अभी आपके क्या नाम है, पीसीएस 2023 का मैं पेपर देख रहा था, कितने आसान आसान भी क्वेश्चन पूछे थे उसने, क्या नाम है, साइंस से। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया,
जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है थर्मोप्लास्टिक, जितने लोगों ने क्या थर्मोप्लास्टिक जवाब दिया वो सही गलत। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है भाई, आसानी से अपना रूप बदल लेते हैं, और इसीलिए आप पता है क्या देख रहे होंगे, जो तमाम तरह की खिलौने बन रहे हैं, आपके कॉम्स मतलब जो बाल झाड़ने के लिए आप कंघी यूज करते हैं, जो भी कंटेनर आप यूज करते हैं, तमाम चीजें जो आप देखते हैं विभिन्न आकार में बदले होते हैं, वो इन्हीं सब चीजों थर्मोप्लास्टिक के ही बने होते हैं। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग अलग चीज है, ये ध्यान देना हमेशा। थर्मोसेटिंग में क्या प्रॉब्लम होती है समझिएगा, ये जो है एक बार अगर मोल्ड कर दिए गए, एक बार इन्हें आपने डाल दिया तो दोबारा इन्हें नहीं डाल सकते, इसके बाद आपको फिर से इसे पुराने में ले जाओ, फिर से मोल्ड करो, उतना आसान नहीं होता इसमें। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फायरमैन के कपड़े निम्नलिखित में से किसके बने होते हैं, बताइए। यहां पर चारों जो है बैकलाइट, थर्मोप्लास्टिक, मेलामाइन, या इनमें से कोई नहीं, इन तीनों में से कोई नहीं होता है, कुछ और होता है जिसको मैं बताऊंगा, या इन्हीं तीनों में से कोई एक है जो मैं बता चुका हूं, आपको अंदाजा लगाना है, क्योंकि अगर आप पढ़े हुए हैं तो गलत नहीं जवाब देंगे। तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया है मेलामाइन, देखिए भैया मेलामाइन क्या होता है, मेलामाइन फायर रेजिस्टेंट होता है, इसमें आसानी से अगर आप जैसे हीट हो रहा हो तो आसानी से वो वर्क नहीं करता। साथ ही साथ जैसे आपका क्या कहते हैं, अरे मैं क्या बताऊं, इसमें से आसानी से जैसे इस प्लास्टिक पे आसानी से हीट एब्जॉर्ब नहीं, जैसे नॉर्मल पे क्या होता है हीट होने पर पिघलने लगा, इतनी आसानी से नहीं होगा। और हाँ, ये जो मेलामाइन होते हैं ना, ये आपको जो मैंने अभी क्या बताया थर्मो सेटिंग, जो एक बार रूप बदलने के बाद दूसरे आसानी से बदल, ये इसी के पार्ट होते हैं। ठीक है, जो आपको मैंने थर्मो सेटिंग बताया उसी के अंतर्गत यहाँ पर ये मेलामाइन आप देखिए उसी के अंतर्गत ही आते हैं। तो इन्हीं मेलामाइन से क्या है, ऐसी चीजें बनती है जैसे फायरमैन के कपड़े या अन्य चीजें जो क्या होती हैं, जो आसानी से आग नहीं पकड़ती हैं। ठीक है, फायर रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, समझ गए। इससे फ्लोर टाइल्स आप लोग देख रहे हैं, जो जमीन पे आजकल टाइल्स बन रही है उसमें इसका प्रयोग किया जा रहा है। उसके साथ ही साथ आप देख रहे हैं किचन वेयर की जो सामान बन रही है, क्योंकि किचन वेयर में आग से काम होते हैं उसको बचाने के लिए, तमाम चीजें जो है इसी मेलामाइन से ही बनाए जा रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्लास्टिक पर तेल और पानी नहीं चिपकता है, चलिए जवाब दीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है माय डियर, इसे कोई गलत मत करना। ठीक है, ये भी फाइबर के अंतर्गत ही आता है, जैसे आप लोगों ने मेलामाइन देखा। ठीक है, वैसे ही है, बताइए। थर्मोसेटिंग में ना उसमें दो होते हैं, एक मेलामाइन होता है और एक आपका होता है क्या कहते हैं बैकलाइट। ठीक है, बैकलाइट भी होता है, ये दो पार्ट होते हैं। ठीक है, लाइट और ठीक है, ये आपके जो है इसके अंतर्गत आते हैं, ये भूलना मत माय डियर। ठीक, थर्मोसेटिंग के अंतर्गत, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया। हाँ, इसका सही जवाब है टेफ्लॉन। आप देखते हैं, अब ये प्रश्न कम से कम यूपी पीसीएस ने 4 से 5 बार पूछा हुआ अलग अलग सालों में, अगर ये नहीं जवाब दे पाए छोड़ दो। अन्य राज्यों का तो मैं कह रहा हूं आप लोग प्रश्न देखते जाइए, बाद में बताइए कितना गलत कितना सही पढ़ाया जा रहा है। अब देखिए टेफ्लॉन, जो आप लोग किचन वेयर प्रोडक्ट्स देख रहे हैं जिसमें एक लेयर चढ़ा होता है, उस पर टेफ्लॉन का होता है, जिससे आप लोग तेल और पानी डालते चिपकता नहीं, आप बढ़िया से कुकिंग कर लेते हैं, तो वो टेफ्लॉन ही होता है। ठीक है, नॉन स्टिक जानते हो ना, ऐसे नॉन स्टिक कह रहे हो, वही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलो, निम्न को उसके क्षय होने में लगने वाले समय के अनुसार उसे आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही मतलब क्या होता है, घटते से बढ़ते हुए। ठीक है, तो चलो उस क्रम में व्यवस्थित करो, बताओ क्या होगा। आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना, पेपर, लकड़ी, गर्म कपड़े, एल्यूमिनियम। मतलब ये कौन पहले खराब हो जाएगा, अगर इन चारों को रखा जाए तो सबसे पहले क्या खराब होगा, उसके बाद क्या खराब होगा, उसके बाद क्या खराब होगा, और उसके बाद क्या खराब होगा। आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इतना सा दिमाग लगाना है। चलिए बताइए। आपको इसी पर करंट अफेयर्स की क्लासेज और हिस्ट्री क्लासेज भी मिलेंगे। आप देखिएगा करंट अफेयर्स की 4 क्लासेज हो चुकी हैं, पांचवी क्लास भी आपको देखने को मिलेगी, हिस्ट्री की भी देखने को मिलेगी। ठीक है, और पहले मैंने जब पिछली बार यहाँ पर पेपर हो रहा था तो मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी संबंधी चीजें भी पढ़ाई थी। तो सारी चीजें जिस बेसिस पे यहाँ पर देखिए, जो जितना इंपॉर्टेंट है वो उतना आपको यहाँ पर क्लासेस बेसिस पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या 1 2 3 4 जवाब दिया, यानी कि क्या ए जवाब दिया और सही गलत। ठीक है, यहाँ पर इसका सही जवाब है ए। अगर आप इन चारों को रखें, सबसे पहले आपका पेपर खराब होगा, फिर आपका लकड़ी खराब होगा, फिर आपका गर्म कपड़े, फिर आपका एल्यूमिनियम। ठीक है,
तो यहाँ पर जितने लोगों ने क्या ए जवाब दिया सही कर ले, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए, मेटल का लचीलापन निम्नलिखित में से किस क्रिया को माना जाता है? जैसे अलग अलग प्रॉपर्टी, अलग अलग तरीके, जैसे मेटल में प्रॉपर्टीज होती है ना कि ये हार्डनेस और स्ट्रेस पे जब इसका डिफॉर्मेशन कैसे, मतलब अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, वैसे ही ये जो है क्रियाएं की जाती हैं। तो किस क्रिया के द्वारा उसमें जो है लचीलापन ऐसा माना जाता है कि लचीलापन जो है आता है, तो बताइए क्या है? तो वो जो लचीलापन कब आता है? मेटल को तारों में बदलना से। ठीक है, लचीलापन बेसिकली मैं बात कर रहा हूं आपके, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? मेलियाबिलिटी, मेलियाबिलिटी। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूं डियर। चलिए बताइए, जैसे मेलियाबिलिटी, डक्टिलिटी और उसका जैसे तमाम चीजें, सोनोरस। ठीक है, बहुत लोग हिंदी नहीं समझ पाते, इसलिए मैं अंग्रेजी का प्रयोग कर दे रहा हूं। मैं बार बार कहा ना कि साइंस में अगर अंग्रेजी ना पढ़ाया जाए तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, इसीलिए मैं बाइलिंगुअल आपको जो है यहाँ पर क्लास लूंगा। लेकिन उसमें क्या बाइलिंगुअल क्या कहना है यार, 90% तो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, 10% तो काम चलाओ बोलना पड़ रहा है। चलिए, तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या, थिन शीट्स यानी क्या, पतले सीट में बदलना, मेटल को पतले सीट में बदलना आपका क्या होता है? मेलिएबिलिटी, इसे क्या लचीलापन कहते हैं। मेटल को तारों में बदलना जो है आपका डक्टिलिटी कहलाता है, जो आप यहाँ देखें। और सोनोरस क्या होता है? जो मेटल को आप जब काम करते हैं उसमें जो आवाज आती है, उस आवाज आने को क्या कहते हैं? कि मेटल इज सोनोरस, यानी कि इस मेटल पर जब आप यूज करेंगे तो इसमें आपको ध्वनि सुनाई पड़ेगी। ठीक है, जिसे रिंगिंग साउंड प्रोवाइड जो है प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा मेटल मुलायम और चाकू से काटा जा सकता है? इतना मुलायम होता है कि चाकू से काटा जा सकता है। जवाब दीजिए, बताइए फटाफट क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, तो जितने लोगों ने क्या यहां पर सोडियम जवाब दिया वो सही कर ले। देखिए, सोडियम के साथ साथ पोटेशियम भी होता है। ठीक है, सोडियम के साथ साथ पोटेशियम भी होता है, जो क्या होते हैं, सेम ये होते हैं कि इतने मुलायम होते हैं डियर कि इन्हें आप चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, इतने मुलायम होते हैं। ओके, आइए, आप मरकरी जानते हैं, अब मरकरी ले लीजिए। मरकरी क्या होता है? ये भी मेटल होता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये क्या है, देखने में ठोस और फिर पिघलने। आप जानते हैं इनकी क्या अवस्था होती है, ना तो स्टेट, ना तो मेटल होते, सॉरी, ना तो ये ठोस होते हैं ना तो ये मुलायम। इन्हें आप देखेंगे तो लगेगा कि ये वो है, लेकिन ढालोगे तो पूरा ये मतलब मिडिल टाइप में इनका सिनेरियो होता है। अगला प्रश्न है कि कॉपर वेसल्स को नमी युक्त हवा में रखने पर उस पर किस रंग की परत चढ़ने लगती है? मैं कह रहा हूं कितने परसेंट लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे? मेरे हिसाब से शायद 10%। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप लोग को लग रहा है हार्ड प्रश्न है तो माय डियर एनसीईआरटी की बुक्स में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे, और भी बहुत बेसिक एनसीईआरटी, मतलब 6-7 की एनसीईआरटी में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब जान के चलो कि कहां से चीजें लाई जा रही हैं जो आपके लिए जरूरी है, और जिन्हें आप कहते हैं ये क्या ही है, ये है और आपको दिख रहा है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, हरे रंग की परत चढ़ जाती है। देखिए भैया, क्या होता है जब इस पर आप कॉपर को रखते हैं तो ये जो है क्या होता है, कॉपर को नमी युक्त हवा, आप समझिएगा, यहां पर तो पहले आपका कॉपर हो गया, ठीक है, फिर नमी युक्त क्या हो गया, ठीक है, फिर आपका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उससे करता है, फिर क्या होता है, O2 होता है, यहां पर 2Cu हो गया। ठीक है, अब ये जो है आपका क्या होता है, यहां पर रिएक्शन इसका निकल करके आता है। ठीक है, समझिए, ये रिएक्शन होगा। अब इसमें देखो क्या होगा, नमी युक्त हवा, हवा है तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, आइए कार्बन करें तो अंतिम में क्या, ये ग्रीन कोटिंग उस पर चढ़ा देते हैं। ठीक है, वो ग्रीन कोटिंग क्या होता है, बेसिकली कॉपर हाइड्रोक्साइड और आपका क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट जो है उस पर एक परत निकलती है जो ग्रीन कलर की, उस पर क्या होती है, एक आवरण बना देती है। ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेटल एसिड के साथ अभिक्रिया के बाद कौन से गैस का निर्माण होता है? जो मेटल होते हैं इनको जब एसिड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, मेटल को जब एसिड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कौन से गैस का निर्माण होता है? हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या फिर क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही जवाब आपको क्या लग रहा है, बताइएगा।
जवाब दीजिए फटाफट। तो देखिए जब ये मेटल के साथ, मेटल जब एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो पहले पॉपअप की आवाज आती है। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि मेटल किसके साथ जो है अभिक्रिया करते हुए पॉपअप की आवाज निकालता है। तो भैया एसिड के साथ जब वो अभिक्रिया करता है तो पॉपअप की आवाज आती है। और हाइड्रोजन गैस, जी हाँ दोस्तों, कभी मत भूलिएगा, हाइड्रोजन गैस का निर्माण जो है वो करता है, ठीक है। और जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ना, जितने मेटल के आप ऑक्साइड देखेंगे वो बेसिकली बेसिक होते हैं, ठीक है। नेचर में वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है। जितने आप मेटेलिक ऑक्साइड देखेंगे, मैं मेटेलिक की बात कर रहा हूं, ऑक्साइड होते हैं वो क्या, बेसिक होते हैं नेचर में, ये मत भूलिएगा, ठीक है। और नॉन मेटल तो आपको पता ही है, ठीक है, नॉन मेटल का भी देखते हैं। अगला प्रश्न, नॉन मेटल का उपयोग किया जाता है। अब मैं यहाँ पर नॉन मेटल के बारे में थोड़ा बताऊंगा, इसीलिए मैं नॉन मेटल को जिक्र नहीं किया क्योंकि मेटल के बारे में आपको जरूरी चीजें बता दी। तो देखिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, नॉन मेटल का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता है तो आ जाएगा, नहीं पता है तो जाने दो, मैं हूं, बताओ क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या 1 2 3 जवाब दिया वो सही कर ले, 1 2 3 जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। आपको देखिए यहां पर एक चीज जान के चलेगा, जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिड के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया वो एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है वो छोड़ दो, नॉन मेटल एसिड के साथ अभिक्रिया करेंगे ही नहीं, ये आप जान के चलो। और नॉन मेटल का प्रयोग कहाँ, फर्टिलाइजर में, पानी के शुद्धिकरण में, पटाखा बनाने, तीनों जगह पर आपको नॉन मेटल का प्रयोग देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें आपको कहीं से भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जैसे मैंने उसका बताया, तो जो इसके नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, अब बताइए इसका क्या होगा, इसके जो ऑक्साइड क्या, उसका क्या, अगर उसका एसिड था तो इसका क्या होगा बताइए। एसिडिक होंगे यार, उल्टा, बहुत कॉमन सी बात है, क्या होंगे, एसिडिक होंगे, ठीक है, एसिडिक होंगे। तो जितने लोगों ने यहां पर अगर इसको समझ लिया, जान के इनके ऑक्साइड एसिडिक होंगे, उसके ऑक्साइड क्या बेसिक होंगे, ये आप लोग दिमाग में बैठा लो, ठीक है। अभी जैसे इसमें जब ब्लू लिटमस होगा ना वो रेड हो जाएगा। आप लोग लिटमस टेस्ट अगर आप लोग 10th 12th में थोड़ा सा वो किए होंगे, क्या कहते हैं, लैब होगी किए होंगे, तो ब्लू लिटमस आपका रेड हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्लियर। अगला प्रश्न, स्टील के उत्पादन में किसकी जरूरत होती है। अब बताओ, इससे बेसिक प्रश्न, अब अगर आपको लग रहा है कि ये झूठ है तो ये सच है, ऐसे बेसिक प्रश्न को सोच सकता है तो बताना। और हाँ, बाकी क्लासेज भी देखना मत भूलना, करंट अफेयर्स की 4 क्लासेज हो चुकी हैं, 5वीं भी आपको देखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ हिस्ट्री की जरूरी क्लासेस, साइंस की तो आपकी चलती रहेगी, हिंदी की भी क्लासेज आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देखने को मिलता रहेगा, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, कोक, कोक जितने लोगों ने जवाब दिया उससे के लिए। देखिए आप कोयला जानते हैं, एक कोयले से ही निकली हुई चीज है, कोल गैस, कोक, कोल टार। लेकिन क्या होता है, कोक जो होता है ना बहुत प्योर फॉर्म में होता है, एक अच्छाई होती है, बहुत ही ज्यादा प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है। और जैसे ये तो स्टील बनाने में होता ही है, जैसे कई हम लोग को जो क्या कहते हैं आईएस से चीजें निकालनी होती हैं, तो उसमें जो मेटलर्जिकल जो प्रक्रिया होती है उसमें हम लोग कोक का ही प्रयोग करते हैं। मेटलर्जिकल प्रक्रिया से मतलब यह है कि मेटल से जो अभिक्रिया करा करके, जैसे हम लोग स्टील करे, इसे मेटलर्जिकल पूरी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। कहेंगे कुछ चीजों का हिंदी बताना पाने में कठिनाई हो जाती, हिंदी ही पढ़ता हूं लेकिन मिक्स पढ़ता हूं तो क्या ही नेफ्थलीन किससे प्राप्त किया जाता है, बस भैया चलिए क्लास खत्म होने की ओर है, बताइए नेफ्थलीन किससे प्राप्त किया जाता है, कोल गैस, कोक, कोल टार, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या कोल टार जवाब दिया है, क्या कोल टार जवाब दिया है वो सही करना, ठीक है। नेफ्थलीन आप लोग गोली देखते हैं, आप लोग अपने घरों में सब नेफ्थलीन रखता होगा, देखने में कितना एकदम चमक व्हाइट होता है, इसी कोल टार से निकलता है भैया। इसी का प्रयोग करके आप लोग जो डाइज, ड्रग्स तक में इसी नेफ्थलीन का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। सॉरी, जो कोल टार है, कोल टार, ये जो आप कोल टार देख रहे हो ना, इससे डाइज बनते हैं, ड्रग्स तक में इसका प्रयोग हो रहा है, एक्सप्लोसिव जो
क्या कहते हैं, जिसे धमाका वमाका बनाने के लिए चीजें उसमें ही होता है, परफ्यूम में आपका इसका उपयोग होता है, प्लास्टिक में होता है, पेंट में होता है, ऐसे तमाम चीजें, फोटोग्राफिक मटेरियल, मतलब कई जगहों पर जो है यहाँ पर इसका प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रिफाइन जैसे मटेरियल को जो रिफाइन किया जाता है उसमें भी इसका प्रयोग देखने को मिलेगा। चलिए भैया आज का आखिरी प्रश्न, पेट्रोल और डीजल को ड्राइव करते समय, ठीक है, आप कैसे बचत कर पाओगे? पेट्रोल और जब आप डीजल से कोई भी गाड़ी, आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी का तो छोड़ ही दो, उससे तो प्रश्न नहीं पूछता, वो तो ग्रीन सिस्टम है। पेट्रोल और डीजल को ड्राइव करके कैसे समय बचत कर लोगे बताओ? चलिए जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, डी, क्या इंजन को हर समय मेंटेनेंस करके। देखो भैया, अगर आप टायर दबाव में कमी कर दोगे तो पहले जान के चलो आपकी स्पीड गाड़ी भागेगी नहीं। ट्रैफिक लाइट में जलने पर बंद नहीं करोगे तो आप जान के चलो तेल का नुकसान करो, क्योंकि आपको पता है कि 90 सेकंड बाद वो जो है खुलने वाली है। और तेज गति पर ड्राइव करोगे तो सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है? तेल ज्यादा पी लेता है, क्योंकि उसकी एक एवरेज स्पीड होती है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या डी जवाब दिया वो सही कर ले। तो भैया 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, और भी प्रश्न यहाँ पर बढ़ेंगे, 25 होंगे, 30 होंगे, धीरे धीरे ये आपको डेली देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो अन्य क्लासेज यहाँ पर चलाई जा रही हैं उनको भी देखिए। और यहाँ पर किसी भी स्टेट से आर ओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू।